Academy. Today's topic is types of solid according to conductivity. कंडक्टिविटी के अकॉर्डिंग सॉलिड के क्या क्या टाइप होते हैं आज हम वो करेंगे। तो आइए बिना आपका टाइम वेस्ट करें शुरू करते हैं। ये इनके तीन टाइप होते हैं कंडक्टिविटी के हिसाब से। पहला कंडक्टर, दूसरा इंसुलेटर, तीसरा सेमीकंडक्टर। तो कंडक्टर क्या होता है? जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ करंट कैन फ्लो इजीली, जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ करंट है वो इजीली फ्लो हो सके, वो होते हैं कंडक्टर। जैसे Ag, Au, Fe एक्सेट्रा, मतलब सिल्वर, गोल्ड, Fe, आयरन एक्सेट्रा, मतलब मेटल्स, हर तरह के मेटल्स आते हैं कंडक्टर्स के अंदर। दूसरा आता है हमारा इंसुलेटर, जिसमें आते हैं डू नॉट अलाउ करंट टू फ्लो फ्रॉम इट, अपने अंदर से करंट को फ्लो करने की वो इजाजत ही नहीं देते हैं, वो होते हैं इंसुलेटर। जैसे कि रबड़ और वुड, इन दोनों से आप और मैं दोनों फैमिलियर है बचपन से, क्योंकि ये दोनों हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अब हमें बात करनी है सेमीकंडक्टर्स की। कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स लाई बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। इनकी जो कंडक्टिविटी होती है सेमीकंडक्टर्स की, वो लाई करती है बिटवीन कंडक्टर और इंसुलेटर के। और अगर हम सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसकी कंडक्टिविटी भी जो है बढ़ जाएगी। ये बात आपको याद रखनी है। और एग्जाम्पल क्या है इसके? सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये एग्जाम्पल आपको याद रखनी है। सेमीकंडक्टर्स जो है वो दो तरह के होते हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। ठीक है, एक्सट्रिंसिक जो है वो इम्प्योर एलिमेंट्स के अलावा और भी कोई एलिमेंट्स मिक्स कर दिए जाते हैं एक ही कंपाउंड में, लेकिन इंट्रिंसिक बिल्कुल प्योर होते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए सिलिकॉन, सिलिकॉन का एग्जांपल है, हर तरह कंपाउंड में सिलिकॉन ही सिलिकॉन है और कोई इसमें एटम नहीं आ सकता है, वो होते हैं हमारे इंट्रिंसिक, मतलब बिल्कुल प्योर है, उसके अंदर कोई और एलिमेंट डाला ही नहीं है। लेकिन एक्सट्रिंसिक में कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम उसे इम्प्योर कर देते हैं, मतलब उसमें एक दूसरा एलिमेंट भी ऐड कर सकते हैं। और ये एक्सट्रिंसिक जो है ये दो तरह का होता है, एन टाइप और पी टाइप। देखिए पी टाइप सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है, इसमें पॉजिटिव एक्सेस हो जाता है और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाती है, पॉजिटिव होल बन जाता है। उसमें हम क्या करते हैं, देखिए सिलिकॉन था पहले, इसमें हमने दो जगह से सिलिकॉन हटा के ग्रुप 13 का कोई भी एलिमेंट हमने जैसे यहाँ पे एक एलिमेंट लेके इसमें पुट कर दिया है, मतलब सिलिकॉन की जगह हटा के, दो जगह हटा के, तीन हटा के इंडियम इसमें डाल दिया है। सिलिकॉन की दो तीन जगह हटा के, तो दो जगह हटा के हमने यहाँ पे इंडियम डाल दिया है। तो इससे क्या हो गया, एक तो इसमें इम्प्योरिटी आ गई, दूसरा इसमें क्या हो गया, कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है इसकी, क्योंकि इसमें दो हमें सेमीकंडक्टर्स मिल गए तो इसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है इम्प्योरिटी की वजह से। ठीक है, देखिए इस एन टाइप में क्या होता है, इसमें पहले हम देख लेते हैं कि 14 ग्रुप के अंदर हमारे तो जो एलिमेंट है सिलिकॉन और गैलियम, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये दो ही हमारे सेमीकंडक्टर्स होते हैं पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर। लेकिन हमें सेमीकंडक्टर्स को ज़्यादा इम्प्रूव, मतलब ज़्यादा कंडक्टिव बना सकते हैं अगर हम इनमें इम्प्योरिटी ऐड कर दें। इसलिए हमने एन टाइप में क्या होता है, 15th ग्रुप की एक इम्प्योरिटी आर्सेनिक नाम है, जिसका आर्सेनिक एलिमेंट, वो इम्प्योरिटी के तौर पे इस सिलिकॉन के क्रिस्टल सिलिकॉन के कंपाउंड में हम एंटर करा देते हैं एक एलिमेंट के रूप में। क्या ये आर्सेनिक क्या है इस केस में? इम्प्योरिटी। आर्सेनिक एंटर करा देते हैं इम्प्योरिटी के फॉर्म में, तो वो बन जाता है हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर। ये जो है ये भी इसकी कंडक्टिविटी को बढ़ा देता है। इसी बात आपको याद रखनी है, सेमीकंडक्टर्स में पी टाइप जब होता है, जब 13th ग्रुप का एलिमेंट इंडियम जो है वो हम इम्प्योरिटी में ऐड करा देते हैं, और एन टाइप जब होता है जब 15th ग्रुप का आर्सेनिक एलिमेंट इम्प्योरिटी की तरह ऐड करा देते हैं। तो ये हो गए आपके सेमीकंडक्टर्स खत्म। अब हम बात करेंगे बैंड थ्योरी के ऊपर। अब हम पढ़ने वाले हैं बैंड थ्योरी। बैंड थ्योरी में हम देखेंगे कि सॉलिड जो है वो दो तरह के होते हैं, कंडक्टिंग सॉलिड में जो है वो दो तरह के कंडक्शन बैंड से बनते हैं, एक तो कंडक्शन बैंड, दूसरा होते हैं वैलेंस बैंड। ठीक है, तो सॉलिड जो है दो तरह के बैंड से बनते हैं, कंडक्शन बैंड और दूसरा हो गया वैलेंस बैंड। तो अब हम देखते हैं कंडक्शन और वैलेंस बैंड होते क्या है। सबसे पहले लेते हैं सिलिकॉन। अब इसका करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और ये जो पीछे है 3D 3s2 3p4 और 3d, उसमें 3d जो है वो वैकेंट है। तो ये तो हो गई हमारी बैलेंस शेल, ये कि ये हो गई कंडक्शन बैंड ऊपर वाली, नीचे हो गई बैलेंस बैंड। कंडक्शन बैंड जो है वो एम्पटी होती है, वो बनी होती है 3d से। 3d जो है मतलब एम्पटी, उसके अंदर कोई हमारा इलेक्ट्रॉन नहीं है, और उसके नीचे ही होती है, थोड़े गैप के नीचे होती है वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड में क्या है, वो फील्ड होती है इलेक्ट्रॉन से, जैसे 3s2 3p4, ये दोनों जो है वो फील्ड है, और 3d जो है वो खाली है, वैकेंट है। तो ये कंडक्शन बैंड जो एम्पटी होती है और 3d से बनी है, और वैलेंस बैंड कौन सी होती है, जो फील्ड होती है इलेक्ट्रॉन से। इनके बीच का जो थोड़ा सा गैप होता है उसे कहते हैं फॉरबिडन गैप। अब हम बात करेंगे बैंड थ्योरी होती क्या है। अब देखिए हमारी बैंड थ्योरी क्या कहती है। पहला केस है बैंड थ्योरी में, जब कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड जो है उसके बीच में जो फॉरबिडन गैप है, ये
कम होता है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। ये तो हमारा नॉर्मल केस है कि हमेशा जो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इन दोनों के बीच का गैप है जो कम होता है फोरबिडन गैप में। ये है हमारा नॉर्मल केस कि हमारा कम होता है, ठीक है। लेकिन जब एक गैप बहुत ज्यादा होता है, जब एक गैप बहुत ज्यादा हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, वो सॉलिड या वो कंपाउंड क्या बन जाता है, वो जो सॉलिड है वो बन जाता है इंसुलेटर उस केस में। जब ये फोरबिडन गैप बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो क्या बन, इससे बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो वो क्या बन जाता है, इंसुलेटर। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। ये बात आपको काम आएगी तो आप इसे याद कर लीजिए। दूसरा केस क्या है, जब कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड जो है वो आपस में ओवरलैप कर जाए तो वो केस क्या होता है, वो होता है कंडक्टर्स। उस केस में फोरबिडन गैप जो है वो तो जीरो हो जाएगा उनके बीच का। कंडक्टर्स के डीप में जाके समझिए, ये जो कंडक्शन बैंड है, वैलेंस बैंड है, ये ओवरलैप कर गए तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो जो है वो कंडक्शन बैंड में हो गया वैकेंट में। वही चीज होती है हमारी करंट। कंडक्टर्स के अंदर सबसे ज्यादा हमारा करंट फ्लो हो सकता है लार्ज अमाउंट में। वो कैसे हो सकता है, क्योंकि कंडक्टर्स के अंदर जो ओवरलैपिंग है कंडक्शन और वैलेंस बैंड की, वो ओवरलैपिंग हो जाती है, गैप जीरो हो जाता है। तो यहाँ पे आसानी से फ्लो कर सकते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से, क्योंकि वैलेंस बैंड में तो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब ये ओवरलैप कर गए तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है आसानी से फ्लो कर सकते हैं। इसलिए कंडक्टर्स में सबसे ज्यादा अमाउंट में हमारे इलेक्ट्रॉन या फिर हमारा करंट ट्रांसफर हो सकता है, क्योंकि इसमें ओवरलैपिंग हो जाती है हमारी दोनों बैंड्स। अब हम देखते हैं तीसरा गेट, सेमीकंडक्टर्स। इसमें सेमीकंडक्टर्स में इससे जो फोरबिडन गैप कम होता है वो होता है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है फोरबिडन गैप। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है सेमीकंडक्टर्स में फोरबिडन गैप। तो यहाँ पे भी पार्शियल ओवरलैपिंग हो जाती है, मतलब ओवरलैपिंग के बहुत नजदीक पहुंच जाता है। ओवरलैपिंग नहीं होती है लेकिन उसके बहुत नजदीक पहुंच जाता है, लेकिन डिस्टेंस इतना तो नहीं हो पाता कि वो कंडक्टर की तरह बन जाए, इतना ज्यादा भी नहीं होता कि वो इंसुलेटर ही बन जाए। डिस्टेंस जो है वो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम हो, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी कम हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो इसमें भी पॉसिबल है, लेकिन धीरे धीरे यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉसिबल है। इसलिए सेमीकंडक्टर मतलब इन दोनों के बीच में, इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में जो हमारी कंडक्टिविटी लाई करेगी वो होगी हमारी सेमीकंडक्टर्स की, क्योंकि इनका जो डिस्टेंस है, फोरबिडन गैप जो है कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड का, वो भी हमारा इसके बीच में वैरी करता है। ये तो बिल्कुल जीरो है, ये हो गया 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बहुत ज्यादा, ये हो गया 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम, ठीक है। तो वो होता है हमारा सेमीकंडक्टर के केस। ओवरलैपिंग नहीं होती है लेकिन पार्शियल ओवरलैपिंग होती है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल हो जाता है। इतनी ओवरलैपिंग, इतने तक वो पास पहुंच जाती है, ठीक है। देखते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में। पहले देखते हैं डायमैग्नेटिक, फिर देखते हैं पैरामैग्नेटिक, इसके बाद भी 2 होते हैं वो हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए डायमैग्नेटिक में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जो होता है उसके अंदर रिपल्जन होती है, कहीं कहीं रिपल्जन होती है, कहीं कहीं अट्रैक्शन होती है। अट्रैक्शन होती है पैरामैग्नेटिक में, डायमैग्नेटिक में होती है हमेशा रिपल्जन। इसमें क्या है, कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, ठीक है। और एग्जांपल है इसके NaCl टाइटेनियम ऑक्साइड और V2O5 वैनेडियम ऑक्साइड, ठीक है। तो ये कुछ उसके एग्जांपल हैं। दूसरा हम देख लेते हैं पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अट्रैक्शन होती है, ये अट्रैक्शन होती है। इसमें एटलीस्ट कम से कम एक तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन होना ही होना चाहिए, तभी बनेगा ये पैरामैग्नेटिक। एग्जांपल देख लेते हैं इसके Cu2+, Fe3+ और टाइटेनियम ऑक्साइड, मतलब इसमें O2 वाला नहीं, सिंपल O वाला टाइटेनियम ऑक्साइड। इसमें मैग्नेटिक मूवमेंट भी होती है जो हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से, म्यू इक्वल्स टू n+2, ठीक है। n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो रह जाते हैं वही है हमारे n, ठीक। हम तीसरा देख लेते हैं फेरोमैग्नेटिक। इसमें क्या होता है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है हमारा प्लस माइनस के बीच में। ये जो होता है इटसेल्फ बिहेव लाइक अ मैग्नेट आफ्टर रिमूविंग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ये खुद एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा अगर आप इसमें से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो है वो रिमूव कर दे। लेकिन इसमें से अगर कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है, अगर आप उसे रिमूव करके हटा देंगे तो ये खुद एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। एग्जांपल Fe, निकल, क्रोमियम ऑक्साइड एक्सेट्रा, ठीक है। और इसका जो म्यू होता है मतलब मैग्नेटिक मूवमेंट यानी डाइपोल जो थोड़े बहुत क्रिएट हो जाते हैं, आपको पता होगा। डाइपोल के बारे में आप सब जानते होंगे, प्लस माइनस के बीच में डाइपोल क्रिएट हो जाते हैं। उनमें जो म्यू है इस केस में सबसे ज्यादा मैक्सिमम रहता है फेरोमैग्नेटिक में। इसका सेम उल्टा है फेरीमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक भी कहते हैं इसे। प्लस माइनस प्लस माइनस, इसमें जो साइन है वो ऊपर नीचे हो जाते हैं। और इसमें स्ट्रॉन्ग रिपल्जन होती है, उसमें स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होती थी। इसके एग्जांपल हैं Fe2O3, मेसोसाइड, MnO4 एक्सेट्रा, इसके कुछ एग्जांपल हैं। और इस केस में हमारा जो म्यू है वो 0 हो जाता है, मतलब उसमें मैक्सिमम था, इसमें मिनिमम के केस में डाइपोल जो है या मैग्नेटिक मूवमेंट जो कहते हैं वो हमारा हो जाता है 0। रिलेशन जो है आप अच्छे से याद कर लीजिए कि
जो डाइपोल मूवमेंट है फेरी का वो स्मॉलर देन इक्वल टू होता है डाइपोल मूवमेंट ऑफ फेरो के, ठीक है। कि ब्रैग्स इक्वेशन में क्या होता है, यहाँ पे हमारे एटम्स रखे हुए हैं लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3 में, एक लाइन के बीच का दूसरी लाइन से डिस्टेंस है d। तो हमारी एक एक्सरे आ रही है वेवलेंथ लैम्डा की, तो पहली है वेवलेंथ लैम्डा की एक्सरे आ रही है यहाँ पे इस एटम पे, तो यहाँ से वो डिफ्लेक्ट होके जा रही है दूसरी तरफ, ठीक है। तो ये थीटा एंगल पे आ रही थी, थीटा एंगल पे ही जा रही है। लेकिन जब दूसरी वाली हमारी एक्सरे आ रही है वो दूसरी लाइन में डी पॉइंट पे आ रही है, उसी के जस्ट नीचे बी पॉइंट के जस्ट नीचे डी एटम पे आ रही है, वहां से भी डिफ्लेक्ट होके जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे जो डिफ्लेक्शन हुआ है, ये जो डिफ्लेक्ट हुई है वो डिफ्लेक्ट हमें बताना है कि वो डिफ्लेक्ट कितना हुई है, और उस चीज से हम निकालेंगे, वही इससे निकलती है ब्रैग्स इक्वेशन। तो E=hc/λ, ये सब तो आपको ये तो आपको पता ही होगा। तो ये हम ट्रायंगल ले लेते हैं, ABD नाम का जो ट्रायंगल है इसे हम बाहर ले लेते हैं। ये तो हो गई साइड हमारी D, क्योंकि इसकी डिस्टेंस है D, ठीक है। यहाँ पे एंगल हो गया हमारा D थीटा, ये यहाँ पे एंगल हो गया थीटा। तो AD क्या आ रहा है यहाँ से, AD यहाँ से आ रहा है D sin थीटा, क्योंकि sin थीटा क्या होता है AD/D, ठीक है। तो AD=DC होता है, यहाँ से ये इक्वल है, ठीक है। तो आप यहाँ से बता सकते हैं टोटल पार्ट डिफरेंस कितना आया है, AD + DC = 2D sin थीटा, टोटल पार्ट डिफरेंस। अगर ये पार्ट डिफरेंस ना आता, ये दोनों डिफरेंस जो नहीं आते, तो ये जो है ये वेवलेंथ इसी पॉइंट से पास करके निकल जाते, ठीक है। ये पार्ट डिफरेंस आया है उन दोनों वेवलेंथ के बीच में, पार्ट डिफरेंस आया, इतना जो पार्ट डिफरेंस आया यही तो वो पार्ट डिफरेंस है। तो पार्ट डिफरेंस हमें निकालना है, वो पार्ट डिफरेंस क्या है, AD + DC, ये दोनों ही सेम है D sin थीटा के, तो D sin थीटा को दो बार लिखेंगे तो 2D sin थीटा हो जाएगा। वही इक्वल कर देंगे हम फॉर कंस्ट्रक्टिव पाथ इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव पाथ इंटरफेरेंस के लिए 2D sin थीटा जो है वो n लैम्डा के इक्वल हो जाएगा, यही है हमारी ब्रैग्स इक्वेशन। 2D sin थीटा जो है वो n लैम्डा के इक्वल हो जाएगा। R होता है D/2, ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा, एक एटम दूसरे एटम के साथ रखा है, तो R होता है D/2। और ये जो n है ये इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, 1 से लेके इन्फिनिटी तक। ये क्या है, ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन, ये जो डिफ्रैक्ट हुआ है ये किस ऑर्डर में डिफ्रैक्ट हुआ है, ये है हमारा n, ठीक है। तो ये थे तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा था, सेकंड ऑर्डर डिफ्रैक्शन ऑफ एक्सरे, उसका सेकंड ऑर्डर है डिफ्रैक्शन का एक्सरे का। लैम्डा क्या है, वेवलेंथ क्या है हमारी एक्सरे की, 1 एंगस्ट्रॉम है। असाइड इन बिटवीन सेट ऑफ पैरेलल प्लेन, जो सेट पैरेलल प्लेन जा रहा था इस तरह से, उसके बीच में मेटल अपर्स एंगल 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, एक्सरे और हमारे जो मेटल की एक रिंग रखी है। तो हमें बताना है डिस्टेंस बिटवीन स्कैटरिंग, तो पता है ब्रैग इक्वेशन अभी पढ़ा है, 2D sin थीटा = n लैम्डा। तो यहाँ से आपका D क्या निकल के आता है, n λ/2 sin थीटा, ठीक। तो D से D निकालना है आपको, तो D में आप सबकी वैल्यू रख दीजिए, n की वैल्यू 2, लैम्डा की वैल्यू 1 एंगस्ट्रॉम, 1 × 1 10⁻⁻10 होता है 1 एंगस्ट्रॉम। 2 × sin थीटा क्या है 60, तो sin 60 की वैल्यू रख दिया √3/2, 2 ऊपर चला गया, और 10⁻⁻10 हमने फिर से एंगस्ट्रॉम रख दिया। तो यहाँ पे हमारा D क्या गया 1.15 एंगस्ट्रॉम। तो ब्रैग इक्वेशन से इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अब पूरे चैप्टर से हमने अब तक जो क्वेश्चन पढ़े, टेट्राहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, इन सब से ए में से हमने 4 आइटम थे हमारे ए में टोटल आए, तो हमने हटाने कॉर्नर पे से 4 हटाने, और एक कंट्रीब्यूशन होता है 1/8, तो 1/8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, कॉर्नर पे एक फेस पे भी होते हैं, एक के अंदर फेस पे भी थे आइटम, फेस पे से हमें 2 हटाने हैं, तो एक का कंट्रीब्यूशन होता है 1/2, तो मल्टीप्लाई करके लिख देंगे 200। तो यहाँ पे टोटल बचा 5/2, ए बचा 5/2, ठीक है। ए नंबर ऑफ ए आइटम्स कितने आ रहे 5/2। और बी कितने, बी को कैसे करेंगे, बी थे हमारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ होते हैं, एज सेंटर पे होते हैं और एक बॉडी सेंटर पे होते हैं। एज से कितने हटाए गए हैं हमारे 2, और एक का कंट्रीब्यूशन कितना होता है एज पे 4, क्योंकि एक का कंट्रीब्यूशन कितना होता है एक एज पे 4, तो 1/4 इसके मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से बचा 2। एक होता है बॉडी सेंटर पे, उसका कंट्रीब्यूशन भी 1 ही होता है, तो यहाँ पे एक तो एटम ही माइनस कर दिया पूरा। यहाँ पे कितना बचे, यहाँ पे भी हमारा 5/2 ही आएगा। तो ये फॉर्मूला क्या बना है, A 5/2 B 5/2, तो आप इसे A भी लिख सकते हैं, आप इसे A भी लिख सकते हैं, 5/2 को मिलने कट जाएगा, तो आप इसे A भी लिख सकते हैं। तो यही चीज आपको समझनी थी कि ऐसे भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि कॉर्नर से यहाँ से हटा लिया, वहां से आइटम हटा लिया, तब हमारा क्या फॉर्मूला बनेगा कंपाउंड का। तो आपको ये चीज अच्छे से आनी चाहिए, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड, कॉर्नर पे कितने आइटम होते हैं, फेस पे कितने आइटम होते हैं। तो गाइस इस लेक्चर को यहीं एंड करते हैं, इस लेक्चर के साथ ये चैप्टर भी एंड होता है। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं करा था, उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, और मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें।